हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेमोरी का एक पार्ट बचा था, दीर्घकालीन स्मृति। हमने जो मेमोरी का अर्थ, स्वरूप और प्रकार पढ़ रहे थे। अर्थ स्वरूप हमने पढ़ लिया था। प्रकार में जो है कि हम लोगों ने मेमोरी का जो टाइप्स हैं, जैसे सेंसरी मेमोरी पढ़ लिया था। ठीक है, सेंसरी मेमोरी पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ लिया था। वर्किंग मेमोरी पढ़ लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, अगला टाइप है इसका। और प्लस यहाँ पर देखिए आपका है स्मृति का मापन। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यानी स्मृति का मापन और स्मृति के प्रकार में जो लास्ट टाइप बचा है हमारा, जो कि है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है हम लोग एलटीएम भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं, एलटीएम भी कह सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विलियम जेम्स ने इसे गौड़ स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी भी कहा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हु सेड द लॉन्ग टर्म मेमोरी एज अ सेकेंडरी मेमोरी, या किसने कहा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो विलियम जेम्स ने इसे कहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस तरह की स्मृति में किसी सूचना को व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड तक तो अवश्य ही धारण करके रखता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो मिनिमम ड्यूरेशन है स्टोरेज का, मेमोरी का, कम से कम यानी एटलीस्ट 30 सेकंड तो वो स्टोर करके रखता ही है इंफॉर्मेशन को। और अधिक से अधिक की बात करें तो अधिक से अधिक कितने समय के लिए किसी सूचना को यहाँ संचित रखा जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। यानी अगर हम इसकी रेंज की बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, आई थिंक ये रेड कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यस ठीक, येलो सही है। इसकी जो रेंज है अगर हम कहें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, 30 सेकंड से लेकर के लाइफ लॉन्ग यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप जब तक चाहे तब तक इस मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखे रह सकते हैं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। आगे देखिए क्या है। संभव है कि किसी सूचना को पूरे जीवन काल तक संचित रखा जा सकता हो, या किसी को मात्र 1 घंटे तक ही आप रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे आगे लिखा है, यदि कोई छात्र या जब कोई छात्र शिक्षक द्वारा वर्ग में दिए गए लेक्चर का रिकॉल कर सकने में सफल हो जाता है तो यह कहा जाता है कि व्याख्यान का विषय लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित था। यानी कि जैसे मान लीजिए लास्ट क्लास आपकी जो भी साइकोलॉजी की हुई होगी, आपने जब वो लेक्चर अटेंड किया होगा अपने सर का, तो वो अगले दिन तक भी आपको याद है या आज तक भी आपको याद है, तो ये एक तरीके का क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जांपल हो जाएगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को और किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम लोग इनएक्टिव मेमोरी या असक्रिय मेमोरी भी कहते हैं, असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। साथ ही साथ दीर्घ अवधि संचयन, लॉन्ग टर्म स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अनेक प्रकार की सूचनाओं को संचित किया जाता है तथा इसका कुछ स्वरूप स्थायी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें इसके टाइप्स की, तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये भी 2 प्रकार की होती है आपकी। कौन कौन सी? सबसे पहला है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का फर्स्ट टाइप है, सबसे पहला है अघोषणात्मक स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति। देखिए नाम जरूर याद रखिएगा कि किस मेमोरी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, जिसमें से पहला टाइप है ये, जिसका नाम है अघोषणात्मक स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति। अंग्रेजी में कहेंगे नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। प्रक्रियात्मक स्मृति का मतलब प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। दीर्घकालीन स्मृति के एक प्रकार को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। इसे इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है तथा इस पद का प्रतिपादन स्कैक्टर 1987 द्वारा दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके 2 टाइप होते हैं। पहला है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, या फिर
स्केक्टर ने एक नाम दिया है, इसे इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा है। किसने? स्केक्टर ने। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, इसे इम्प्लिसिट मेमोरी या अस्पष्ट मेमोरी, है ना, इम्प्लिसिट मेमोरी या अस्पष्ट स्मृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कौशलों को आसानी से चेतन में लाना संभव नहीं होता है। तो देखिए स्केक्टर ने इसे इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है स्पष्ट स्मृति, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक। तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो स्किल्स होते हैं उसे आसानी से आपको चेतन में लाना संभव नहीं होता है, यानी कि कोई भी चीज़ आसानी से इसमें आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आती, इसलिए इसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, अघोषणात्मक स्मृति वैसे स्मृति कहा जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह याद रखता है कि किस तरह से कार्य होता है, यानी कि फंक्शंस को इंसान याद रखता है। इसमें मोटर स्किल्स, इमोशनल एसोसिएशन, हैबिट्स तथा क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा सीखी गई अनुक्रियाएं संचित होती हैं, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आगे देखिए क्या है, इसे प्रोसीजरल मेमोरी या स्किल मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए इसके नाम जो है, नेम याद रखिएगा, स्किल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट, इतने नामों से एक ही चीज़ को जाना जाता है। आगे देखिए क्या है, प्रक्रियात्मक स्मृति या प्रोसीजरल स्मृति का रिलेशन वैसे मेमोरी से होता है जिसमें स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्सेस के बीच सीखे गए संबंध या साहचर्य संचित होते हैं। यानी अगर मैं सिंपल से टर्म में बात करूं तो जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म में जैसे पैवलो की जो थ्योरी है, जो स्किनर की थ्योरी है, इसी तरीके से और भी लोगों की जो थ्योरियां हैं जो साहचर्यवाद पर स्थापित की गई हैं, उन सब का रोल क्या है? उन सब के रोल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के एक टाइप है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी, उसमें जाकर स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल ही ले लीजिए, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन की घंटी बजते सुनते हैं, ठीक है, टेलीफोन की घंटी बजते सुनते हैं और हम तुरंत रिसीवर उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सड़क पर लाल बत्ती देखते हैं तो गाड़ी का ब्रेक दबा देते हैं। ये सब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि ये सभी लर्न या सीखे गए साहचर्य प्रक्रियात्मक स्मृति में संचित होते हैं, यानी ये हमारे प्रोसीजरल मेमोरी में ये सारी चीज़ें या ये सारी लर्निंग स्टोर होती हैं, ठीक है। इनकी विशेषता यह है कि ऐसी इन्फॉर्मेशंस मंद गति से सीखी जाती हैं। देखिए ये सारी जो लर्निंग है हमारी, ये धीरे धीरे इंसान सीखता है, एक बार में नहीं सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, लेकिन एक बार जब वो सीख जाते हैं हम लोग तो ये हमारी आदत बन जाती है और बिना प्रयास के ही होते नज़र आती है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और ट्रैफिक में रेड लाइट देखते ही आप ऑटोमेटिक रुक जाते हैं, आपको बताना नहीं पड़ता है, ग्रीन लाइट जलते ही आप आगे चल देते हैं। या टेलीफोन की घंटी बजती है तो आप तुरंत फ़ोन उठाने के लिए, रिसीवर उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता है। तो ये सब जो है हमारे प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी लोअर ब्रेन एरिया जैसे सेरेब्रम में पंजीकृत होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, जो प्रोसीजरल मेमोरी है या जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, वो ब्रेन के किस एरिया में जाकर स्टोर होता है, रजिस्टर होता है। तो ये लोअर ब्रेन एरिया जैसे सेरेब्रम में जाके रजिस्टर होती हैं इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस स्मृति की अभिव्यक्ति एक्शंस के द्वारा होती हैं। देखिए प्रोसीजरल का मतलब क्या है, ये जो मेमोरी है हमारी, ये हम करके इसका एक्सप्रेशन करते हैं, दिखाते हैं। तो इसकी जो अभिव्यक्ति होती है एक्शंस के द्वारा होती है। इस स्मृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है जिस पर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विशेष रूप से गया है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमिंग कहते हैं या प्राइमिंग भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, प्रीमिंग होता क्या है, जैसा कि चार्ल्स कहते हैं कि प्रीमिंग एक ऐसी घटना है जिसमें किसी स्टिमुलस को पहले शॉर्ट टाइम के लिए, अल्प समय के लिए भी देख लेने से, या जब व्यक्ति किसी उद्दीपक से पहले देख लेने से, या जब व्यक्ति किसी उद्दीपक से पहले एक्सपोज
थोड़े समय के लिए भी हो जाता है, पहले एक्सपोज थोड़े समय के लिए भी हो जाता है, तो इससे भविष्य में उस उद्दीपक या उससे संबंधित उद्दीपक को पहचानने या नामित करने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, यानी मान लीजिए इसका कहने का कुल मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टिमुलस ऐसा है जिससे आप थोड़ी ही समय के लिए आपके सामने वो आया, तो इससे होता क्या है, भविष्य में आपके सामने जब भी वो उद्दीपक आएगा या जब व्यक्ति किसी उद्दीपक से पहले मतलब आपके सामने वो उद्दीपक जब भी आएगा तो आप उससे पहचानने और नेमिंग करने की जो है संभावना आपकी बढ़ जाती है। यानी कोई चीज़ आपने देखी, एक झलक भर ही देखी, और भविष्य में आपने दोबारा उसे देखी, तो आप उसको नेमिंग कर देंगे, पहचान लेंगे आसानी से। केवल यही है प्रीमिंग। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीमिंग क्या है, जब कोई किसी भी चीज़ को आपके सामने थोड़े ही समय के लिए झलक भर ही दिखाया जाता है और भविष्य में दोबारा वो चीज़ आपके सामने आती है, तो आप तुरंत उसको पहचान जाते हैं कि हाँ लास्ट टाइम मैं इससे रूबरू हुआ हूँ, और आप उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, या फिर पहचान लेते हैं। तो अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रीमिंग से न केवल व्यक्ति का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, बल्कि उसमें विशेष तरह का व्यवहार करने की रेडीनेस भी बढ़ जाती है, तत्परता भी बढ़ जाती है। इस तरह की स्मृति के कारण व्यक्ति एडॉप्टिव वे में या समायोजित ढंग से व्यवहार कर पाता है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ से आप पहले से परिचित होंगे तो आपका जो बिहेवियर है ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग जो है एडॉप्टिव हो जाता है। ठीक है, इस पूरे कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट टाइप जो है मेमोरी का, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी अघोषणात्मक स्मृति। अब सेकंड टाइप है इसका डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति। देखिए क्या है, डिक्लेरेटिव मेमोरी को तथ्य मेमोरी भी कहा जाता है, यानी फैक्ट मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसके भी नाम समझ लीजिए, डिक्लेरेटिव मेमोरी को फैक्ट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टोर फैक्ट्स के बारे में व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो एक फैक्ट के फॉर्म में स्टोर होती हैं, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है व्यक्ति उसे वर्ड के फॉर्म में शब्दों के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है व्यक्ति उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता है। अब आगे देखिए क्या है, लेही 1995 के अनुसार टुल्विंग ने डिक्लेरेटिव मेमोरी को घटनाओं एवं अनुभूतियों के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। अब यहाँ समझिएगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप का, पहला नॉन डिक्लेरेटिव, दूसरा डिक्लेरेटिव। अब जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें भी हम 2 टाइप का देखने जा रहे हैं टुल्विंग के अनुसार, 1972 के अनुसार। डिक्लेरेटिव मेमोरी में पहला जो टाइप है एपिसोडिक मेमोरी, जो कि यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और दूसरा आपका है सेमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 टाइप, 2 में से डिक्लेरेटिव मेमोरी का भी 2 टाइप, जिसमें पहला है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा है सेमेंटिक मेमोरी। तो देखिए टुल्विंग 1972 ने डिक्लेरेटिव मेमोरी को घटनाओं एवं अनुभूतियों के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। पहला भाग क्या है, एपिसोडिक मेमोरी या प्रासंगिक स्मृति जिसे हम कहते हैं। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या है, देखिए एपिसोडिक मेमोरी में वैसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या व्यक्तिगत सूचनाएं स्टोर होती हैं जो अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से व्यक्ति के साथ घटित होती हैं, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरली। अतः ऐसी सूचनाओं द्वारा मूलतः यह पता चलता है कि व्यक्तिगत घटनाएं कब और कहाँ हुई थीं। अतः एपिसोडिक मेमोरी एक मानसिक डायरी के समान होता है जिसमें तरह तरह की व्यक्तिगत घटनाएं संचित होती हैं। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जो एपिसोडिक मेमोरी है एक तरीके की आपकी मेंटल डायरी होती है, जो आपकी लाइफ में जो भी इवेंट घटित हो रहे हैं वो जाके उसमें स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लीजिए तो मेरे बचपन के दिन कश्मीर में बीते थे,
पहला एग्जांपल ये कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, देखिए इसी टीवी सीरियल आप देखते होंगे, उसमें आता है एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। इस तरीके से हमारे मेंटल डायरी जो है, मानसिक डायरी में भी ये सारी चीज़ें एक एपिसोडिक फॉर्म में हमारे जो बचपन के इवेंट्स हैं, हमारे जो पास्ट टाइम के इवेंट्स हैं, स्टोर होते जाते हैं। इसलिए इसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। जैसे कल 4 बजे शाम मैं डॉक्टर के पास गया था, 10 दिन पहले मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी थी। ये सारी चीज़ें अगर कहीं लिखी होंगी तो ये समझ लीजिए आप एपिसोडिक मेमोरी से चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। या आप अपनी कोई पुरानी बात किसी फ्रेंड को बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें एपिसोडिक मेमोरी के कारण ही हो पाता है। अब देखिए क्या है, इसे आत्मचरित स्मृति भी कहा जाता है। देखिए ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी इसे कहा जाता है, एपिसोडिक मेमोरी को। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं, जो हमारे भूतकाल की घटनाएं होती हैं, जो हमारे पास्ट के इवेंट्स होते हैं, वो सारे इवेंट्स हम एक मेंटल डायरी के फॉर्म में, मेंटल डायरी में कहाँ पर स्टोर करते हैं? एपिसोडिक मेमोरी में। इसलिए इसे हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी या आत्मचरित स्मृति भी कहते हैं। यानी वैसा प्रासंगिक स्मृति जो व्यक्ति के मन में असाधारण रूप से स्पष्ट होती है, क्योंकि उनका स्वरूप सामयिक होने के कारण आश्चर्य पैदा करने वाला होता है। इसे हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक और मेमोरी की बात इन्होंने कर दी है, जिसे इन्होंने फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा है। किसे कहा है? जब एपिसोडिक मेमोरी, मतलब ऐसी एपिसोडिक मेमोरी जो आपके मन में असाधारण रूप से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपके लिए। असाधारण रूप का मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, असाधारण रूप से स्पष्ट होती है, और उसका जो रिलेशन है आपके इमोशंस से होने के कारण एक आश्चर्य पैदा करने वाला होता है, तो उसे हम फ्लैश बल्ब मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लैश बल्ब मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी का जो दूसरा टाइप है वो है सेमेंटिक मेमोरी, जिसे हम अर्थगत स्मृति भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, अर्थगत स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी में व्यक्ति शब्दों यानी वर्ड्स, संकेतों यानी क्यूज आदि के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज रखता है, क्रमबद्ध ज्ञान रखता है, ठीक है। इस तरह के ज्ञान में शब्दों यानी वर्ड्स, क्यूज यानी संकेतों के आपसी संबंधों, उनके अर्थों तथा उनमें जोड़ तोड़ करने या मैनिपुलेटिंग के नियमों आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है। अतः अर्थगत स्मृति एक मानसिक शब्दकोश या विश्वकोश के समान होता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है। जो सेमेंटिक मेमोरी होती है वो एक प्रकार का हमारा मेंटल डिक्शनरी का काम करता है, या एक तरीके का हमारे अंदर का इंसाइक्लोपीडिया होता है, ठीक है। तो अर्थगत स्मृति के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये जानते हैं कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है, मिसप्रिंट है, H2O होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अगला एग्जांपल है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होता है। ये भी एक एग्जांपल है सेमेंटिक मेमोरी का। या फिर साल का लघुत्तम दिन, या फिर साल का लघुत्तम दिन दिसंबर में होता है, इससे हम लोग जेनेरिक मेमोरी भी कहते हैं। यानी सेमेंटिक मेमोरी को हम और क्या कह सकते हैं? जेनेरिक मेमोरी भी कह सकते हैं। यह हमारा एनसाइक्लोपीडिया होता है, यह हमारी मेंटल डिक्शनरी होती है। तो ये थी हम लोगों ने जो पढ़ी आज टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें सारे मेमोरी के टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंसरी मेमोरी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंसरी मेमोरी के भी 2 टाइप थे, एक आइकॉनिक, दूसरा इकोइक मेमोरी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वर्किंग मेमोरी, और आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिक्लेरेटिव मेमोरी। और डिक्लेरेटिव मेमोरी के भी 2 टाइप पढ़े, पहला एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सेमेंटिक मेमोरी। तो इस तरीके से जो है मेमोरी के जो भी टाइप्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव भी ले लिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कंपैरेटिव स्टडी। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो स्टोरेज टाइम है वो इमीडिएट स्टोर्ड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कम से कम 30 सेकेंड होना ही चाहिए, उसके बाद लाइफ लॉन्ग कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है,
LTM की वेरी लार्ज है, जैसा कि अभी बताया। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें न्यूरोनल सर्किट्स इन नियो कॉर्टेक्स रोल प्ले करता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारा हिप्पोकैम्पस एंड थैलेपस, माफ़ कीजिएगा, हिप्पोकैम्पस एंड थैलेमस, ठीक है, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखिए क्या है, अगर हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो है न्यूरल सर्किट है, प्री सिनेप्टिक फैसिलेशन एंड इनहिबिशन है। और अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो रिपीटेशन ऑफ शॉर्ट टाइम मेमोरीज, क्वांटिफिकेशन, माफ कीजिए कोडिफिकेशंस, ठीक है, इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल चेंजेस। आगे देखिए क्या है, रिट्रीवल टाइम, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसमें क्विक रिट्रीव होता है मेमोरी हमारी, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या है, स्लोअर एक्सेप्ट फॉर डीपली इनग्रेन्ड। फॉरगेटिंग की बात करें तो इजी एंड परमानेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो स्टेबल मेमोरी ट्रेसेस, सम ऑफ इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू एक्सेस। ये फिगर मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इसकी इमेज भी मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब अगर हम एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी और वर्किंग मेमोरी की आपस में डिफरेंस देखें तो देखिए क्या है। अगर हम एपिसोडिक मेमोरी की बात करते हैं, जो कि एपिसोडिक मेमोरी जो कि आपका पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी के, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव जो मेमोरी है उसका पार्ट है आपका एपिसोडिक मेमोरी। तो ये देखिए, इसके लिए मेजर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, तो मीडियम टेम्पोरल लोब्स, ठीक है, एंटीरियर और थैलेमिक न्यूक्लियस, मेमेलरी बॉडी, फॉर्निक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। देखिए ये इमेज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। अब देखिए लेंथ ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी, तो मिनट टू ईयर्स, यानी एपिसोडिक मेमोरी की जो लेंथ होती है कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक होती है। टाइप्स ऑफ अवेयरनेस, यानी इस जागरूकता का प्रकार क्या है, एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव, जैसा कि मैंने बताया। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है। सेमेंटिक मेमोरी, ये भी एक टाइप है किसका, डिक्लेरेटिव मेमोरी का। इसके लिए इसमें कौन सा दिमाग इन्वॉल्व होता है, इन्फेरोलेटरल टेम्पोरल लोब्स, ये इंपॉर्टेंट है, इन्फेरोलेटरल टेम्पोरल लोब्स। इसकी भी लेंथ ऑफ स्टोरेज एपिसोडिक मेमोरी जैसी है। इसका भी टाइप्स ऑफ अवेयरनेस एक्सप्लिसिट है, डिक्लेरेटिव है। प्रोसीजरल मेमोरी की बात करें तो प्रोसीजरल मेमोरी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किसका पार्ट है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का। और इसमें जो दिमाग का हमारे कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इसकी भी जो टाइम लिमिट है, स्टोरेज टाइम है, ये भी सेम दोनों जैसा है ऊपर के। इसका जो अवेयरनेस टाइप है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नॉन डिक्लेरेटिव, ठीक है, जैसे ड्राइविंग अ कार विद अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन, एक्सप्लिसिट, एंड लर्निंग टू द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन टच टोन फोन विदाउट ट्राइंग, इम्प्लिसिट। अब देखिए लास्ट है आपका वर्किंग मेमोरी, जो कि एक अलग टाइप ही है। इसमें दिमाग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, फोनोलॉजिक, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, यानी कि वर्निक्स और ब्रोका एरिया जो कि बोलने, करने, सुनने के लिए में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, और स्पेशल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन एरिया। इसकी जो लेंथ ऑफ स्टोरेज होती है सेकंड से लेके मिनट तक होती है। इसका टाइप जो है एक्सप्लिसिट है, ठीक है। फोनोलॉजिक का मतलब होता है कीपिंग अ फ़ोन नंबर इन योर हेड, अपने फ़ोन नंबर को दिमाग में या किसी फ़ोन नंबर को दिमाग में बैठाना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का उसको देखते हैं। तो देखिए अब क्या है, मेथड्स ऑफ स्टोरिंग मेमोरी, स्मृति को अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति का अध्ययन करने के लिए कई तरह की विधियों का प्रतिपादन किया है। तो अगर इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले एबिंगहॉस, ठीक है, एबिंगहॉस ने स्मृति का एक क्रमबद्ध अध्ययन 1880 ईस्वी में किया, जिसमें वो खुद ही सैंपल बने थे। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, उन्होंने स्मृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष विधि का प्रतिपादन किया, जिसे नॉनसेंस सिलेबल या निरर्थक पद कहा जाता है, उसका उपयोग किया। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबिंगहॉस द्वारा स्मृति के मापन के लिए कौन सा तरीका या विधि अपनाई गई, तो वो है निरर्थक पद या नॉनसेंस सिलेबल का उपयोग किया गया। उसके बाद देखिए क्या है, अल्फ्रेड बिने ने स्मृति के अध्ययन में मीनिंगफुल या रिटन पैसेज या
सार्थक लिखित उद्धरण का उपयोग किया था। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि किसने स्मृति के अध्ययन में सार्थक लिखित उद्धरण विधि या मीनिंगफुल रिटन पैसेज मेथड का उपयोग किया। तो आंसर होगा अल्फ्रेड बिने ने। अब देखिए स्मृति के अध्ययन करने की जो मुख्य विधियाँ हैं वो क्या है, सबसे पहला निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन मेथड, यानी स्वतंत्र प्रत्यायन एंड प्रत्यभिज्ञान विधि, जिसमें क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र प्रत्यायन एवं प्रत्यभिज्ञान विधि का उपयोग तथ्यात्मक सूचनाओं यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्री रिकॉल और रिकॉग्निशन मेथड का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन विधियों द्वारा प्रासंगिक स्मृति का अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र प्रत्यायन विधि में व्यक्ति को कुछ सार्थक शब्द दिए जाते हैं, यानी कि इस विधि में होता क्या है, व्यक्ति को कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स दिए जाते हैं और बाद में उनसे उन शब्दों का रिकॉल चाहे वह जिस क्रम में करने के लिए कहा जाता है। यानी जितनी ही अधिक सही शब्दों का वो रिकॉल कर पाता है उसकी स्मृति उतनी ही मजबूत समझी जाती है। प्रत्याभिज्ञान विधि में व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्दों को जिन्हें वे पहले देख चुके होते हैं को नए विचलित एकांशों के साथ मिलाकर उनके सामने उपस्थित किया जाता है। व्यक्ति जितना ही अधिक पहले देखे गए शब्दों की पहचान कर पाता है उसकी स्मृति संबंधित निष्पादन उतना ही मजबूत समझा जाता है। यानी कुल मिलाकर इसमें कई शब्द दिए जाते हैं जिससे आप पहले से परिचित हो चुके हैं और वो शब्द दिखाकर बाद में आपसे उसको लिखवाया जाता है या पूछा जाता है, और आप जितने ज़्यादा वर्ड्स को बता लेंगे आपकी मेमोरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दूसरा टाइप है वाक्य सत्यापन कार्य विधि या सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क मेथड। ये मेमोरी के मेजरमेंट का दूसरा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए इस विधि द्वारा व्यक्ति का सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज या सेमेंटिक मेमोरी का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जो फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन मेथड था इसमें व्यक्ति का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है, और जो सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क मेथड है इसमें व्यक्ति का सेमेंटिक मेमोरी का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने प्रथम बार कब यह सीखा कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, तो व्यक्ति शायद इसका उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि यह हमारा सामान्य ज्ञान का एक अंश है। तो ऐसे स्मृतियों का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, मनोवैज्ञानिकों ने वाक्य सत्यापन कार्य विधि, ठीक है, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क मेथड का उपयोग किया है। अब देखिए इसमें क्या है, उन्हें यह बतलाना, व्यक्तियों को क्या बतलाना होता है कि वे सही हैं या गलत। जैसे व्यक्ति जल्दी से वाक्य के प्रति अनुक्रिया करता है, यह समझा जाता है कि उससे संबंध स्मृति उतनी ही उत्तम है। जैसे निम्न वाक्य पर मान लीजिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ व्यक्ति को कुछ वाक्य दिखलाए जाते हैं और उन्हें यह बतलाना होता है कि वे सही हैं या गलत, ये मैंने बता दिया। और व्यक्ति जितनी जल्दी इसके प्रति अनुक्रिया करता है यह समझा जाता है कि उससे संबद्ध स्मृति उतनी ही उत्तम है। जैसे हीरो होंडा एक कार है, सही है या गलत, ठीक है, ये आपको बताना होगा। जैसे गलत, आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे आपकी मेमोरी उतनी अच्छी मानी जाएगी। हिमालय पर्वत भारत में स्थित है, सही है या गलत, ठीक है। इस तरीके के जो हैं सेंटेंस होते हैं। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट जो टाइप है प्रीमिंग मेथड। प्रीमिंग मेथड अभी जस्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि प्रीमिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए व्यक्ति की स्मृति में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो प्रीमिंग मेथड में क्या होता है, बाय एक्शन व्यक्ति जो है उसको परफॉर्म करता है। जैसे साइकिल चलाने में जिस तरह के कौशल की ज़रूरत होती है वह इसी तरह की स्मृति होती है, क्योंकि इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। यानी साइकिल चलाना आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं इस कौशल को, तो वो मेमोरी उसी से संबंधित होती है। इतना ही नहीं, स्मृति में कुछ ऐसी सूचनाएं भी होती हैं जिनसे व्यक्ति स्वयं अवगत नहीं होता है। जैसे कुछ बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ऐसी हैं जो हमें खुद नहीं पता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। तो इस तरह की स्मृति को अव्यक्त स्मृति या लेटेंट भी कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अव्यक्त स्मृति को मापने के लिए जिस प्रविधि का उपयोग किया है उसे प्रीमिंग की संज्ञा दी गई है। इसमें व्यक्ति को पहले कुछ स्टिमुलस को दिखा दिया जाता है, जैसे होटल, मैंगो, रिवर आदि। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद सिर्फ इन शब्दों के एक अंश को, जैसे हॉट, होटल का हॉट ले लिया,
मैंगो का मैन ले लिया, रिवर का रिव ले लिया, है ना। उसको अन्य शब्दों के अंश जिन्हें वे कभी देखे नहीं होते हैं के साथ दिखलाया जाता है और शब्दों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। यानी एक तरीके का वर्ड के कुछ अंश दिखलाकर वर्ड कंप्लीशन करने की बात इसमें कही गई है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति जिन शब्दों को देखा होता है उसे वह शब्द बहुत तेज़ी से और सही सही ढंग से नए शब्दों की तुलना में पूरा कर लेता है। और बाद में यदि उनसे पूछा जाता है कि आपने इन शब्दों को किस तरह से पूरा किया, तो वे अनभिज्ञता दिखलाते हुए यह कहते हैं कि एकमात्र अनुमान के आधार पर उन्होंने ये पूरा किया है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि प्रीमिंग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम मेमोरी के उन पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो एक तरह से अव्यक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है, तो देखिए प्रीमिंग मेथड से ये समझ लीजिएगा कि इसका अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, अव्यक्त स्मृति का। नेक्स्ट विधि है आपकी न्यूरो इमेजिंग। ठीक है, न्यूरो इमेजिंग में क्या होता है, न्यूरो इमेजिंग स्मृति के जैविक आधार का अध्ययन करने का उपयोगी प्रविधि है। यानी कि जो बायोलॉजिकल बेसिस है मेमोरी के, उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग न्यूरो इमेजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, जो मस्तिष्क की इमेज है जिसे स्कैन कहा जाता है, उस समय लिया जाता है जब वह विभिन्न तरह का कार्य कर रहा होता है। यानी कि एक तरीके की जो MRI होती है, ठीक है, उससे हम लोग पता करते हैं कि आखिर मेमोरी का क्या सिस्टम चल रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है। अगर कार्य का स्वरूप ठीक इस ढंग से का चुना गया होता है जिसमें विशेष तरह की स्मृति सम्मिलित होती है, तो इस बात की सूचना आसानी से प्राप्त की जा सकती है कि स्मृति के इन पहलुओं में मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय था। जैसे मान लीजिए, देखिए क्या है, पेट इमेजिंग यानी पॉजिट्रॉन इमेजिंग टेक्निक। एक मतलब इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लीजिएगा। एक ऐसी ही प्रविधि है जिसमें व्यक्ति के रक्त में या ब्लड में हानि रहित रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सुई दे दिया जाता है। देखिए जो PET टेक्निक होती है, उसमें ब्लड में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव लेस होता है। उसके बाद क्या होता है, चूँकि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो किसी कार्य में अधिक व्यस्त होता है अधिक रक्त का उपयोग करता है। इसके आधार पर शोधकर्ता आसानी से यह पता लगा लेता है कि मस्तिष्क का कौन भाग किस तरह के मानसिक कार्य में अधिक व्यस्त रहता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो मस्तिष्क का कोई खास क्षेत्र उस पर्टिकुलर काम को लेकर एक्टिवेट हो जाता है। तो जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ जाता है। तो इससे हम मनोवैज्ञानिक जो है पेट टेक्निक से ये पता लगा लेते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट किस कार्य के लिए ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जैसे आप खेल रहे होते हैं तो मस्तिष्क का कोई एक हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है, या पढ़ रहे होते हैं तो कोई एक हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है। तो देखिए क्या है, इस टेक्निक द्वारा स्मृति के बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में मनोवैज्ञानिक पर्याप्त जानकारी हासिल करने में समर्थ हुए हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्मृति को मापने की विधियाँ और मेमोरी के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरगेटिंग यानी विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ डिजीज़ेज़ या कह लीजिए एबनॉर्मलिटीज़ हैं मेमोरी से रिलेटेड, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।